दर्द का तो पता नहीं, लेकिन इस तरह तुम्हारे साथ मैं सोने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ठीक है, आप जाइए, मुझे भी देर हो रही है। आज आपकी वजह से नगर में लकड़ी भी नहीं बेच पाया। ओहो, चिंता क्यों करते हो? इसका कीमत मुझसे वसूल कर लीजिए। ठीक है महाराज, मैं शिकार खेलकर काफी थक गई हूँ, इसलिए अब मैं आराम करने जा रही हूँ। सच कहूँ तो कल जब मैं तुम्हारे साथ ही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे लिए महाराज को भी छोड़ दूंगी, लेकिन तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। राजा ये सब बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। हरिपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उस राज्य का राजा महाराज धनु सिंह थे, जिसने अपने बल और पराक्रम से कई राज्य पर कब्जा किए थे। राजा धनु सिंह के पत्नी का नाम महारानी रूपमती था। रानी रूपमती बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत ही आकर्षित थी। रानी रूपमती इतनी सुंदर थी कि इनकी सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। राजा धनु सिंह अपनी पत्नी रूपमती से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो अपनी पत्नी की हर इच्छा और हर खुशी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ महल में बैठकर प्यार भरी बात कर रहे थे। महारानी, आप इतनी सुंदर हो कि मुझे हमेशा आपको देखते रहने का ही जी चाहता है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? महारानी, हम कैसी भी बात नहीं कर रहे हैं। हमें गर्व है कि आप हमारी पत्नी हो। ठीक है, आप आराम करिए, हम भी सोने जा रहे हैं। आप थोड़ी देर यहीं पास में तो बैठिए। अब महाराज, मुझे आपके साथ शिकार करने जाने का मन है। जैसी आपकी मर्जी महारानी, कल ही आप हमारे साथ चलिए। ठीक है महाराज। रात हो गई। राजा और रानी दोनों सो गए। अगले दिन रानी सोई हुई थी। फिर राजा रानी से बोले। मेरी प्यारी रानी। फिर मंत्री राजा के कक्ष की तरफ आ रहे थे और राजा भी उसी तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में ही उन दोनों लोगों की मुलाकात हो जाती है। प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री जी, क्या खबर है? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, बगल के राज्य जैनपुर के महाराज बीर सिंह आज आपसे संधि के प्रस्ताव करने के लिए आ रहे हैं महाराज। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आज तो मैं अपने रानी के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा महाराज, हमारे ख्याल से आप शिकार तो दूसरे दिन भी खेलने जा सकते हैं, लेकिन अगर राजा बीर सिंह आ रहे हैं तो आज आपको यही रहना आवश्यक होगा महाराज। अरे नहीं मंत्री जी, हम महारानी से वादा किए हैं उन्हें आज शिकार पर ले जाने के लिए, इसलिए आप उनसे बात कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारे शिकार पर जाने के लिए रथ तैयार करवा दीजिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। मंत्री रथ तैयारी करने चला गया और राजा भी अपने कक्ष में चले गए। उधर महारानी भी नींद से जाग गई थी और राजा को देखकर कहती है, महाराज, मुझे जागने में काफी देर हो गई। कोई बात नहीं महारानी, आप शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हो गए? अरे नहीं, हम मंत्री जी से बात करने लग गए थे। क्यों, कोई विशेष बात है क्या? नहीं, बस जैनपुर राज्य के महाराज बीर सिंह आज यहाँ संधि प्रस्ताव करने आ रहे हैं, लेकिन हमने मंत्री जी से बोल दिया है कि हम अपने रानी को लेकर शिकार पर जा रहे हैं। नहीं महाराज, अगर राजा बीर सिंह आ रहे हैं तो आपको जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन महारानी, हमने आपसे वादा किया है। कोई बात नहीं महाराज, हम अकेले ही चले जाएंगे। अरे महारानी, आप अकेले कैसे जाएंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक राजा की पत्नी हैं, इसलिए हमें शिकार पर अकेला जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं रुक जाइए। अगर आप बोल रही हैं तो ठीक है महारानी, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करिए महाराज, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। महारानी जंगलों में शिकार खेलने चली गयी। महारानी आगे बढ़ती गयी, तभी उन्हें एक हिरन दिखा। रानी उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उनका पैर पत्थरों से टकरा गया और वो गिर गई और रानी घायल हो गई। वो कर्रा रही थी। कोई है,
मुझे संभालो, आ, मुझे बहुत चोट लगी है। तभी एक रतन नाम का लकड़हारा उसी रास्ते से जंगल में लकड़ी लेने आ रहा था। रानी किसी की आने की आहट सुनकर आवाज लगाई, कोई है? मुझे बहुत चोट लगी है। कोई है? तभी अचानक रतन इस आवाज को सुनकर उस तरफ जाने लगा जहाँ से रानी की आवाज आ रही थी। फिर रानी को देखकर चकित होकर पूछा, अरे अरे आप कौन हो और इस तरह घायल होकर कैसे पड़ी हो? मैं हरिपुर राज्य की महारानी हूँ और एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। तभी अचानक सामने एक पत्थर आ गया और मैं उससे टकरा कर गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी है और बहुत जोर से पीड़ा हो रही है। कोई उपाय करो ताकि मेरी पीड़ा ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। थोड़ा जल्दी करो, मुझसे अब और दर्द सहन नहीं होता। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। रतन तुरंत जंगल के अंदर गया और कुछ घास और एक पेड़ का पत्ता तोड़ कर लाया। फिर रानी से बोला, अरे आप चिंता मत करिए, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। ये क्या लाए हो? कुछ नहीं, बस ये हमारे जंगलों की दवाई है, इसे आपके शरीर में लगाने से दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए। रतन उस पत्ते और घास से लेप बना लेता है और रानी से बोलता है और वह लेप रानी को लगा देता है। आई माँ, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ये आपका दर्द तुरंत ठीक कर देगा। रानी को दर्द से आराम हो जाता है और रानी को वही नींद आ गया और वो वहीं सो गई और रतन को भी वही नींद आ गया। कुछ देर बाद जब दोनों का नींद खुलता है तब रतन उनसे पूछता है, अब आपका दर्द कैसा है? दर्द का तो पता नहीं, लेकिन इस तरह तुम्हारे साथ मैं सोने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हरिपुर राज्य की महारानी हैं? इसलिए आपको मेरे साथ चिपकना शोभा नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं है। अब रतन तुम गलत मत समझना, मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी। नहीं महारानी, मैं आपके बातों का बुरा नहीं माना हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती? कहाँ आप एक महारानी और मैं एक गरीब लकड़हारा, ये कैसे हो सकता है? इतिहास गवाह है कि दोस्ती और प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन शाम हो गई है, इसलिए आपको अब महल जाना चाहिए। मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए, मुझे भी देर हो रही है। आज आपकी वजह से नगर में लकड़ी भी नहीं बेच पाया। ओहो, चिंता क्यों करते हो? इसका कीमत मुझसे वसूल कर लीजिए। वो कैसे? रानी अपने पास से एक सोने की अंगूठी देती है। इस तरह से। महारानी जी, आपने मुझे इतनी कीमती अंगूठी क्यों दी है? तुम्हारे नुकसान की भरपाई है ये। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको जंगल के बाहर छोड़ देता हूँ। महारानी को रत्न जंगल के बाहर छोड़ के जा रहा होता है कि तभी रानी बोलती है, कल मैं फिर शिकार खेलने आऊंगी, तुम भी मुझसे वहीं पर मिलोगे ना? महारानी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लकड़ी बेचकर मेरा गुजारा चलता है। अगर मैं कल आऊंगा तो फिर से मेरा नुकसान हो जाएगा। कल तुम्हारे लिए कुछ धन लेकर आऊंगी, इसलिए तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लीजिए, चलिए आप जंगल के बाहर आ गई, अब आप जा सकते हैं। कल मैं फिर आऊंगी, तुम भी जरूर आना। रानी ये बोलकर वहाँ से चली गई। रतन भी फिर से जंगल के तरफ आ गया। रानी को महल आते ही राजा भाव पूर्वक पूछते हैं, आइए आइए महारानी, कैसा रहा आपका दिन? अब बहुत अच्छा रहा महाराज। आप बताइए, जैनपुर के महाराज वीर सिंह आए थे? हाँ, आए तो थे। हमसे बैठकर आपस में दोनों राज्य को एक साथ मिलकर रहने की समझौता हुई है। ठीक है महाराज, मैं शिकार खेलकर काफी थक गई हूँ, इसलिए अब मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ, तो चलिए कुछ देर बैठकर बात किया जाए। नहीं महाराज, हम आराम करेंगे। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी महारानी। रानी अपने कक्ष में चली गई और अपने बिस्तर पर जाकर उस लकड़हारे रतन को याद करके मन ही मन मुस्कुरा रही है।
उधर रतन अपने घर गया तो उसकी बीबी सुनैना पूछती है, क्यों जी आज लकड़ी बेचने नगर में नहीं गए? क्यों? आज आप सारा लकड़ी घर पर ही लेकर आ गए हैं। अरे हम क्या बताएं, कुछ ऐसी बात हो गई थी कि आज लकड़ी बेचने नहीं जा सके। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हरिपुर राज्य की महारानी आज जंगल में शिकार खेलने आई थी और ठोकर खाकर गिर गई थी, इसलिए हमें उन्हें पत्तों का मलहम लगाना पड़ा, फिर उनके रथ तक पहुंचाना पड़ा। रानी थी तो मदद करने पर इनाम भी दी होगी। हाँ, इनाम तो दी है। तो लाइए दिखाइए मुझे कि रानी क्या चीज दी है आपको। रतन को जो रानी सोने की अंगूठी दी थी वो रतन अपनी पत्नी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए रतन बोला, खैर बात को छोड़ो, मुझे बहुत तेज नींद लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आराम करिए, आप बहुत थके होंगे। रतन सोने चला गया और रानी को याद करने लगा। उधर रानी भी रतन को याद कर रही थी। तभी राजा उनके कमरे में आ गए और बोलते हैं, क्या बात है रानी, आप तो खुद से ही मुस्कुरा रही हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे शिकार खेलते जाते समय आपको कुछ अजीब चीज देखने को मिला था क्या? कुछ ऐसा ही समझिए महाराज। अच्छा, कौन सा ऐसा चीज देखने को मिला था कि हमारी रानी को इतना खुश कर दिया उसने? कुछ था महाराज। अरे मुझे भी तो बताइए कि हमारी महारानी किस चीज को देखकर इतना खुश है। अब छोड़िए ना बात को, मुझे नींद आ रही है। महारानी, आज हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं। क्या लाए हैं? महारानी, आपके लिए मैं एक ताबीज लाया हूँ। राजा वो ताबीज रानी को दे देते हैं और राजा वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते सोचते हैं, रानी जब से शिकार खेल कर आई है तब से अजीब हरकत कर रही है, जरूर कोई अजीब बात है। उधर रानी सो जाती है। और सुबह हो जाती है। तभी एक दासी कमरे की सफाई करने आती है। तभी उसकी नजर ताबीज पर जाती है। वो दासी को बहुत अच्छा लगा और दासी रानी से बोली, महारानी जी, ये आपका ही ताबीज है क्या? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा सुनो, मुझे नहाने का प्रबंध कर दो, अब मुझे शिकार पर जाना है। जी महारानी। दासी रानी के लिए नहाने का व्यवस्था करने चली गई। तभी महाराज कक्ष में आकर महारानी से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या बात है महारानी, आज आप बहुत जल्दी जग गई हैं। बस कुछ ऐसे ही महाराज, अब मैं नहाने जा रही हूँ। अच्छा चलिए, आप स्नान करके आइए, फिर हम लोग साथ में बैठकर भोजन करेंगे। जी महाराज। रानी स्नान करने चली गई और जाते समय महारानी की खास दासी, जिसका नाम सोमी है, वो रानी के दोस्त की जैसी थी। वो रानी से कहती है, क्यों महारानी जी, आज भी शिकार पर जाना है क्या? हाँ सोमी, आज तो जल्दी ही जाना है। आपका शिकार में मन लग गया है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। चलो ठीक है, हम नहाने जा रहे हैं। रानी रूपमती नहाने चली गई। इधर महाराज खाने पर रानी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक दासी महाराज से पूछती है, महाराज आपके लिए भोजन लेकर आऊं क्या? नहीं, मैं अपने महारानी के साथ ही भोजन करूंगा। जी महाराज। तभी वहाँ पर रानी स्नान करके आ गई। रानी को देखकर राजा मजाक के रूप में कहते हैं, महारानी, आज तो आप बहुत खिली खिली लग रही हो। आप भी ना महाराज, चलिए भोजन करते हैं। राजा और रानी दोनों लोग भोजन करने लगते हैं। उधर रतन लकड़हारा भी तैयार होकर अपने घर से निकल ही रहा होता है। तभी उसकी बीबी सुनैना पूछती है, आज तो आप बहुत ठाठ बाट कर रहे हैं, क्या बात है? आज जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, जंगल में लकड़ी के लिए ही जाना है। बस आज मन किया कि साफ सुथरा रहना चाहिए, इसलिए ऐसा तैयार हो रहा हूँ। कहीं रानी पर दिल तो नहीं आ गया है आपका? अरे नहीं नहीं, कहाँ वो महारानी है और कहाँ हम एक गरीब लकड़हारा, ये सब सोचना भी गलत है। ठीक है, मेरा कुल्हाड़ी दो, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। सुनैना घर में कुल्हाड़ी लाने चली गई और रतन मन ही मन खुश होकर रानी के बारे में सोच रहा था। तभी सुनैना कुल्हाड़ी लेकर आ गई और अपने पति को कुल्हाड़ी देते हुए कहती है,
शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा और आते समय मार्केट से राशन लेकर आइएगा। कल लेकर नहीं आए थे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं राशन लेकर आऊंगा। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। रतन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। उधर रानी भी जंगल की तरफ आ रही थी और आकर जंगल में उसी जगह पर रुकी जहाँ पर अगले दिन रतन से मिली थी। रानी उसी जगह पर रतन का इंतजार कर रही थी। तभी रतन भी कुछ देर बाद आ गया। रानी रतन को देखकर बहुत खुश हो गई और बोलती है, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। जी महारानी जी, लेकिन आप मुझे आज किस लिए बुलाई हो? सच कहूँ तो कल जब मैं तुम्हारे साथ ही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं महारानी जी, आप रानी हैं और मैं एक गरीब लकड़हारा। आपका और हमारा बराबरी कैसे हो सकता है? क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तुम क्या हो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह कहकर रानी और रतन बहुत देर तक बात करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं। कुछ देर बाद रतन बोलता है, महारानी जी, अब हमें चलना चाहिए। रानी को जो राजा ताबीज दिए थे, रानी वो रतन को देखते हुए कहती है, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। उधर रतन मार्केट में दुकानदार से राशन खरीदने के लिए चावल का भाव पूछ रहा था। भाई, ये चावल कैसे हैं? 30 रुपया किलो मिलेगा भैया। अच्छा ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो। दुकानदार एक थैली में चावल भरने लगा और तभी अचानक रतन के गले में चमकता ताबीज देखकर पूछा, अरे भैया, आपके गले की ताबीज बहुत चमक रहा है। कितने की खरीदे हो आप? अरे भैया, ये खरीदा हुआ नहीं है, ये किसी का दिया हुआ तोहफा है, तोहफा। तोहफा तो बहुत अच्छा है, लगता है कोई विशेष व्यक्ति ने दिया है। हाँ भैया, ये महारानी का दिया हुआ तोहफा है। अच्छा छोड़ो ये बात, जल्दी से चावल दो, मुझे देर हो रही है। उसी दुकान में राजा के विशेष सलाहकार राशन खरीदने आया था। वो रतन का बात सुनकर मन ही मन दंग रह गया। और उसी समय राजमहल जाकर राजा से कहता है, प्रणाम महाराज। प्रणाम, बोलो कैसे आना हुआ तुम्हारा? महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी है। कौन सी बात है और तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, आपने जो ताबीज हमसे उस दिन मंगवाए थे ना, मैंने उस ताबीज को एक लकड़हारे के गले में देखा है महाराज। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। अगर ये बात झूठ निकली तो सोच लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा उसी समय रानी के कक्ष में जाते हैं और रानी से बिना कुछ कहे उनके गले को देखते हैं। रानी के गले में ताबीज नहीं देखकर चुप रहे और चुपचाप वापस लौट आए। फिर अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हो गई और मंत्री राजा के पास आके कहते हैं, और उधर रतन की बीवी रतन से पूछती है, क्यों जी, आज भी महारानी से भेंट हुआ था क्या? अरे नहीं बाबा। फिर आपके गले में चमकता हुआ ताबीज कहाँ से लाए हो? ये तो हमको एक बहुत पुराने दोस्त ने दिया है, जो आज बहुत बड़ा सेठ बन गया है। हाँ ठीक है, मैं भोजन पकाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाना। हाँ जी, स्वादिष्ट ही बनाएंगे। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं मंत्री जी, ऐसे ही। वैसे कोई बात है महाराज तो आप बताइए, हम सब उसका निवारण निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बोलिए, इतना सुबह कैसे आना हुआ आपका? महाराज, आज आपको भीष्मगढ़ राज्य के राजा उदय के यहाँ जाना है ना? ठीक है, मैं अकेला ही जाकर घूम कर आऊंगा। आप हरिपुर राज्य के राजा हैं महाराज, इसलिए आप वहाँ अकेले कैसे जाएंगे? मैं वहाँ अकेले ही जाना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारी चिंता ना करें मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद रानी शिकार के बहाने जंगल जाने लगी और जाते समय महारानी राजा से कहती हैं, महाराज,
मैं जंगल शिकार खेलने जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए महारानी। रानी रूपमती जंगल के लिए निकल जाती हैं और उनके पीछे राजा भी निकल जाते हैं। राजा रानी का पीछा कर रहे थे। रानी उसी जगह जाकर रुक गई जहाँ रतन लकड़हारे से मिलती हैं और राजा वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं और रानी रतन से बोलती हैं, मेरे प्यारे रतन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं महाराज से शिकार खेलने के बहाने तुमसे मिलने रोज जंगल में आया करती हूँ। अगर महाराज को पता चल गया तो? मैं तुम्हारे लिए महाराज को भी छोड़ दूंगी, लेकिन तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। राजा ये सब बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और राजमहल आकर सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं, औरत का चरित्र कब बदल जाए ये किसी को भी मालूम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एक नगर में रुक्मणी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसकी चाची उसे अपने साथ लेकर गई। अरे ओ करमजली, कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी उठ और खाना बना। मैं तुझे यहाँ मुफ्त में खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। उठती हूँ चाची, उठती हूँ। मैं अभी खाना बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी डर कर उठ जाती है और जल्दी जल्दी जाकर घर का काम करने लगती है। चाची का व्यवहार रुक्मणी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह उसे रूखा सूखा खाने को देती थी और बात बात पर खूब पीटा करती थी। हे ईश्वर, एक तो मेरे माँ बाबा नहीं रहे और ये चाची भी मुझे जीने नहीं देती। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है? एक दिन की बात है। रुक्मणी की चाची के सोने के कंगन गायब हो गए। वह उसे पूरे घर में ढूंढती रही, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। जरूर इस रुक्मणी ने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चाची ने रुक्मणी को बहुत पीटा। मुझे छोड़ दो चाची, मुझे छोड़ दो। मैंने आपका कंगन नहीं लिया है, मुझे इस तरह मत मारो। आखिरकार रुक्मणी की हिम्मत जवाब दे गई। चाची से पिटाई खाने के बाद वह उनके घर से भाग निकली। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी रुक्मणी देखती है कि एक सिक्का नीचे गिरा हुआ है। वो झट से सिक्का उठा लेती है और घर से निकल जाती है। वहां से निकलकर वह दूसरे गांव में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी एक साधु आता है। साधु को दान दे दो बेटी, भूखे को भोजन करवाकर बहुत पुण्य मिलता है। साधु महात्मा, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सिक्का शायद आपके काम आ जाए। रुक्मणी आगे बढ़कर वह सिक्का साधु को दे देती है। ठहरो बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। क्या बात है बेटी? साधु महात्मा, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं है। एक चाची है जो दिन रात मेरी पिटाई करती रहती हैं, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर चली आई हूँ। मेरे पास इस सिक्के के अलावा कुछ नहीं है। इस सिक्के को अपने साथ रखना, ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जो गांव है वहाँ जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। रुक्मणी को साधु की बातों से बहुत आश्चर्य होता है। साधु महात्मा ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाने को क्यों कहा? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या सचमुच
यह एक सिक्का मेरी तकदीर बदल देगा। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण रुक्मणी साधु की बात मानती है और दक्षिण दिशा की ओर गांव में निकल जाती है। वह उस गांव में पहुंचती है और एक जगह पर बैठ जाती है। वो देखती है कि दो लोग उधर से आ रहे हैं। उनके सर पर पोटली होती है। रुक्मणी उन्हें रोककर उनसे बात करती है। बताओ, क्या एक सिक्का मेरी तकदीर बदल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। एक सिक्के में तुम्हें एक रोटी अवश्य मिल जाएगी। हाँ। अरे लगता है पागल हो गई है। हम इतने दिनों से मेहनत करके बहुत सारे सिक्के जमा करके भी अपनी तकदीर नहीं बदल पा रहे, और ये एक सिक्के से अपनी तकदीर बदलने की प्रतीक्षा कर रही है। वह दोनों आदमी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी रुक्मणी देखती है कि एक स्त्री ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे होते हैं। इनकी तकदीर कितनी अच्छी है, इन्होंने इतनी सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। ऐसे सुंदर वस्त्र तो मेरे लिए केवल सपना मात्र हो सकता है। रुक्मणी जैसे ही उस स्त्री के चेहरे की ओर देखती है, वह दंग रह जाती है। स्त्री का चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ होता है। इस काले चेहरे के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? मुझे ये जानना चाहिए। रुक्मणी स्त्री का पीछा करती है। वह देखती है कि स्त्री एक सुंदर घर में गई है। घर में कोई है? घर में कोई है? मुझे काम की आवश्यकता है। हाँ, अंदर आ जाओ। कहो, क्या बात है? मैं गांव में इधर उधर भटक रही हूँ। अगर आपके घर में कोई काम हो तो बताइए। मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ और आपको घर की सफाई भी कर सकती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। अब मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। स्त्री रुक्मणी को अंदर बुलाती है और उसे भोजन करवाती है। मैं जब से आपको देखा है, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तुम अवश्य ही मेरे बारे में जानना चाहती हो। हाँ, आपने इतने अच्छे और सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। आप कहीं की राजकुमारी लगती हैं, लेकिन आपके रूप को क्या हुआ है? ये जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी एक कहानी सुननी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब उनके घर में भोजन समाप्त हो गया, तभी दरवाजे पर एक साधु आया। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, साधु को भिक्षा दे दो। मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे भिक्षा दे दो। साधु महात्मा, इस समय तो घर में कुछ भी नहीं है। बेटी, तुम तो इतनी धनवान लगती हो। क्या तुम्हारे पास इतना धन नहीं है कि तुम मुझे भोजन करा सको? साधु महात्मा, इस समय अधिक वर्षा होने के कारण सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और इस कारण हम गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। बेटी, क्या सच में इस समय तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? नहीं साधु महात्मा, इस समय मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सिक्का तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? स्त्री चौंक जाती है क्योंकि वह साधु को सिक्का नहीं देना चाहती थी। दरअसल साधु के बार बार कहने पर वह स्त्री अपने घर में भोजन ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। केवल एक सिक्का मिलता है, लेकिन वह उसे साधु को देने के डर से छुपा लेती है। बेटी, भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन तुमने मुझे देखकर अपना सिक्का छुपा लिया। साधु महात्मा, इस एक सिक्के की बहुत अधिक कीमत है। इस एक सिक्के में पूरे महीने का अनाज आ सकता है। अब मैं अगर इसे आपको दे दूंगी तो मुझे स्वयं भूखा रहना होगा। अच्छा, क्या सचमुच इस एक सिक्के से तुम्हें महीने भर का अनाज मिल सकता है? अच्छा, ठीक है, जाओ इस सिक्के से अनाज लेकर आओ। वह स्त्री सिक्का लेकर व्यापारी के पास जाती है और उससे अनाज लेती है। अरे कहो, बहुत दिन बाद आई हो, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ।
मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए, लेकिन इस समय मेरे पास एक ही सिक्का है। क्या आप मुझे अनाज दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं, तुम जैसी सुंदर स्त्री को मैं नाराज नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ चाहिए लेकर जाओ। हाँ। इस तरह व्यापारी स्त्री को बहुत सारा अनाज और खाने पीने की वस्तुएं देता है। वह सारा सामान लेकर स्त्री वापस घर आती है। देखिए साधु महात्मा, अब एक सिक्के से मैंने कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक सिक्के का भी बहुत महत्व होता है। ये सचमुच सिक्के के कारण नहीं, तुम्हारे सुंदर रूप के कारण हुआ है। तुम्हें जो भी सामान मिला है, ये तुम्हारे रूपवती होने के कारण हुआ है। नहीं साधु महात्मा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको इस एक सिक्के का महत्व समझा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही 10 सिक्के देता हूँ। 10 सिक्के? क्या सचमुच? लाइए, अभी दीजिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अपने रूप का त्याग करना होगा। ये सिक्का तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम एक कुरूप स्त्री बन जाओगी। साधु उस स्त्री को 10 सिक्के देते हैं और उसके रूप को काला कर देते हैं। साधु महात्मा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सच है कि मैं कई बार अपने सुंदर रूप का फायदा उठाती हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। अब तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। यह श्राप कैसे खत्म होगा साधु महात्मा? कृपया करके मुझे ये बता दीजिए। जब कोई दयालु व्यक्ति तुम्हारी कथा को सुनेगा, तब निश्चित ही तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। तुम जानना चाहती हो उस कहानी में जो स्त्री थी वो कौन है? वो मैं हूँ। मेरा नाम हेमा है। मेरी एक मूर्खता के कारण मेरा ये हाल हुआ। आपने अभी तक साधु के बताए गए उपाय से अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? नगर में मेरे रूप को देखकर सभी मुझसे दूर भागते थे। ना जाने मैं कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई मेरी कहानी सुन ले। तो क्या अब आप ठीक हो सकती हैं? क्योंकि मैंने आपकी कहानी सुन ली है। अगर तुम मन की सच्ची और कर्तव्यनिष्ठ हो तो निश्चिंत ही मैं ठीक हो जाऊंगी। उस रात्रि रुक्मणी को हेमा वहीं पर रोक लेती है। सुबह होती है और जब वो स्त्री उठती है तब वो अपने आप को पहले की तरह बहुत सुंदर पाती है। अरे वाह, आप तो पहले की तरह बहुत सुंदर हो गई। आपका रूप आपको वापस मिल गया। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है बेटी। तुम मन की सच्ची और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो, और देखो तुम्हारे कारण आज मैं श्राप मुक्त हो गई। हेमा रुक्मणी को बहुत सारा धन देती है और अपनी बेटी बनाकर रखती है। एक दिन राजा के सैनिक नगर में आते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा ने यह घोषणा की है कि उन्हें एक योग्य मंत्री चाहिए। जिसे भी लगता है कि वो राजा का योग्य मंत्री बन सकता है, उसे कल दरबार में उपस्थित होना होगा। क्या तुमने सुना? राजा को मंत्री पद के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश है। तुम कल राज दरबार में अवश्य जाना। किंतु मैं कैसे स्वयं को राजा के सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम योग्य हो, तुम्हारे पास बुद्धिमता है, तुम अवश्य राजा के पास जाना। स्त्री के बार बार कहने पर अगले दिन राजा के दरबार में जाती है, पर पहले से 4 लोग होते हैं। तभी रुक्मणी वहाँ पहुँचती है। आप सभी को यहाँ पर मंत्री पद की प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया है। क्या आप सभी स्वयं को योग्य मानते हैं? जी महाराज, मैं स्वयं को मंत्री पद के योग्य मानती हूँ। अरे वाह, हमें ये देखकर अच्छा लगा कि हमारे राज्य में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी हर कार्य में आगे बढ़ रही हैं। तभी दरबार में एक व्यापारी और किसान आते हैं। महाराज, इसने मेरा कीमती सिक्का चुरा लिया है। ये बहुत झूठा है, झूठा।
नहीं नहीं महाराज, मैंने व्यापारी का कुछ भी नहीं लिया है। ये मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है महाराज। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर न्याय पाने के लिए आए हो। बताओ व्यापारी, तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूँ किसान ने जो मेरे सिक्के चुराए हैं वो मुझे वापस लौटा दे। हाँ। अच्छा किसान, अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला सिक्के कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं तो स्वयं बहुत गरीब हूँ महाराज। तभी रुक्मणी को एक तरकीब सूझती है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। व्यापारी और किसान के झगड़े का न्याय कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल उपस्थित होंगे। साथ ही मंत्री पद के लिए प्रतियोगिता भी कल ही आयोजित की जाएगी। अगले दिन दरबार में किसान और व्यापारी आते हैं। मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों में से चोर कौन है। हाँ, और जो झूठ बोल रहा है वो तुम हो व्यापारी। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ महाराज। तो फिर तुम कल उस पेड़ के पास क्यों गए थे? अरे कौन सा पेड़? मैं कहीं नहीं गया था। ये झूठ बोल रहा है महाराज। व्यापारी ने सोचा कि अब वह नहीं बच सकता, इसलिए उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने ये स्वीकार किया कि उसने किसान पर गलत आरोप लगाया था। रुक्मी ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस बात का न्याय किया है कि दरअसल व्यापारी ही झूठा है और उसने किसान पर गलत आरोप लगाया था। वहाँ पर खड़े अन्य लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। वो सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं। क्या सच में रुक्मी ने एक दिन में इस समस्या का समाधान कर दिया? वो भी कैसे? अरे छोड़ो, जरूर ये महाराज के सामने अच्छी बनना चाहती है, इसलिए इसने सोचा होगा व्यापारी धनवान है, उसे झूठा साबित करना आसान होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, अब हम तो मंत्री बनने से रहे, जरूर राजा इसे ही मंत्री बनाएंगे। चलो हम यहाँ से चलते हैं अब। हाँ। अच्छा रुक्मी, तुम हमें बताओ, तुमने किसान और व्यापारी के इस झगड़े को कैसे सुलझाया और परिणाम तक कैसे पहुंची आप? जी महाराज, दरअसल मैंने योजना बनाई थी। कल जब आपने हम सबको वापस भेज दिया, किसान और व्यापारी भी यहाँ से जा रहे थे, तभी मैंने दूर खड़े होकर बात की। अरे, यह व्यापारी एक सिक्के के लिए इतना परेशान हो रहा है। इसे नहीं पता बरगद के पेड़ के पास मैंने बहुत सारे सिक्के दबा रखे हैं। क्या सचमुच? क्या तुम्हारे पास इतना धन है? हाँ, लेकिन मैंने वो धन कई वर्षों से जमा किया है और उस पेड़ के नीचे छुपा दिया है। व्यापारी कान लगाकर रुक्मणी की बातें सुनता है। अंधेरा होता है। व्यापारी बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचता है। वो जल्दी जल्दी पेड़ के पास गड्ढा बनाने लगता है। अरे उस लड़की ने जो इतने वर्षों से धन इकट्ठा कर रखा है, आज मैं सारा धन यहाँ से गायब कर दूंगा। अरे ये क्या? यहाँ तो केवल एक ही सिक्का है, लेकिन उस लड़की ने कहा था कि उसके पास बहुत सारा धन है। तभी रुक्मणी पेड़ के पीछे से बाहर आती है। उसके साथ राजा के सैनिक भी होते हैं। तो तुम ही हो जिसने भोले भाले किसान को फंसाने की कोशिश की है। तुम उस पर झूठा आरोप लगाकर उससे पैसे लेना चाहते थे। तुम्हारे इस कार्य ने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे अंदर लालच भरा हुआ है। मेरी बातें किसान ने भी सुनी थी, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसकी नजर दूसरों के धन पर नहीं है। अरे नहीं, मुझे क्षमा कर दो। तुम ये बात राजा को मत बताना। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हाँ, तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा व्यापारी। तुम धनवान होकर भी किसी गरीब पर अत्याचार करते हो, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी।
राजा के सैनिक व्यापारी को पकड़कर ले जाते हैं। इसी के साथ साथ इस बात का भी निर्णय होता है कि हमारे राज्य की नई मंत्री रुक्मी होगी। तुमने जिस बुद्धिमत्ता के साथ इस समस्या का हल किया है रुक्मी, वो सचमुच प्रशंसा की योग्य है। इस प्रकार रुक्मणी को राजा के दरबार में मंत्री का पद मिल जाता है। हेमा उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है। तुम्हारी तकदीर बदल गई बेटी, अब तुम राज्य की मंत्री हो। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो।